हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 7 दिसंबर है और आज हम 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 7 दिसंबर का इतिहास जानते हैं। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, यानी आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। तो ये पहले इसको झंडा दिवस बोला जाता था, लेकिन 1993 से इसको सशस्त्र सेना झंडा दिवस का नाम दिया गया है। और इस डे की स्थापना देखते हैं तो इसकी स्थापना आपकी 1949 में की गई थी। ठीक है। और ये मनाया जाता है। ये क्यों, क्या होता है इसमें, जो आपके इसके इस दिन जो झंडे को बेचा जाता है और उससे जो आमदनी होती है, उस आमदनी से शहीद सैनिकों के आश्रितों को दिया जाता है, उनके कल्याण में खर्च किया जाता है। तो जो भी आमदनी होती है उसमें युद्ध वीरांगनाओं, सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक या युद्ध में जो अपंग हो जाते हैं उनके सैनिकों या फिर उनके परिवार के कल्याण पर ये जो राशि है वो खर्च की जाती है। और ये मैंने बताया था जैसे कि पहले इसको झंडा दिवस कहते थे, लेकिन 1993 के बाद इसको सशस्त्र सेना झंडा दिवस का रूप दे दिया गया था। और इसमें जो आर्मी की तीनों विंग हैं आपकी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों के लिए ये एक फंड का इसमें स्थापना की गई है, जिस फंड का नाम है आपका AFFDF, यानी आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। और इसमें आप इसकी वेबसाइट पर जाके डोनेट कर सकते हैं। वो डोनेशन आपके देश के वीर को काम आएगा, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, या वो किसी तरह पार्शियल या पूर्णतः आपके डिसेबल, मतलब आपके दिव्यांग हो गए हैं। तो आप इसमें जाके डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा और 7 दिसंबर का इतिहास देखते हैं तो इसमें पहली बार जो आपके हिंदू, यहाँ पे हिंदू कर लीजिए, जो हिंदू विडो थी, मतलब जो विधवाएं हैं, उनका पहली बार आपका रीमैरिज जो था वो किया गया था। हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 के अकॉर्डिंग। मतलब उससे पहले क्या होता, सती प्रथा चलती थी और उसमें हिंदू जो महिलाएं होती उनका पुनर्विवाह नहीं होता था। और इस जो आपका सती एक्ट था उसको 1829 में इसको ख़त्म कर दिया था, सती प्रथा को। ठीक है, इसका सिस्टम। और उस समय आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और जो भारतीय जो राजा थे, राजा राम मोहन राय थे, समाज सुधारक, उन दोनों लोगों के प्रयास से इस सिस्टम को ख़त्म किया गया था। उसके अलावा इस दिन की हिस्ट्री देखते हैं तो 1917 में यूएसए आपका विश्व जो आपका युद्ध था प्रथम, उसका हिस्सा बना था और इसने ऑस्ट्रिया और हंगरी पर आक्रमण किया था। उसके अलावा 1941 में जापान ने जो अमेरिका का एक जगह है पर्ल हार्बर, उसमें मतलब बहुत सारी मिसाइलों से अटैक करके इसमें एयर रेड की थी। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था जो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और जब अमेरिका ने उस पर 2 बम गिराए थे, ठीक है, जो फैट बॉय और लिटिल जो इसका नाम था, तो 6 अगस्त को एक गिराया था, एक 9 अगस्त को 1945 में, दोनों गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और वहीं पर युद्ध समाप्त हो गया था। उसके अलावा 1972 में नासा ने एक अपोलो 17 लॉन्च किया था मिशन के लिए। 1995 में भारत जो इसरो है उसने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 2C लॉन्च किया था 1995 में, आज के ही दिन। उसके अलावा 1995 में ही नासा ने एक गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, गैलीलियो, जो जुपिटर के लिए पहुंचा था आज के दिन। मतलब लॉन्च पहले किया था, लेकिन आज के दिन वो जुपिटर पर पहुंच गया था। तो गैलीलियो पूछा जा सकता है, गैलीलियो जो स्पेसक्राफ्ट है किस प्लेनेट के लिए आपका लॉन्च किया गया था, तो जुपिटर आंसर हो जाएगा। जुपिटर हिंदी में बृहस्पति। पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और एक विश्व हिंदी दिवस होता है। तो आपको बताना है ये वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन से आपके 14 सितंबर, 10 जनवरी, 10 सितंबर या फिर 5 दिसंबर। प्रश्न का सही आंसर है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी की लोकप्रियता को लेकर के 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और ये पहला सम्मेलन था, नागपुर में हुआ था।
तो कभी कभी पूछ लिया जाता कि पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो कब हुआ था आपका 10 जनवरी 1975 में। चूंकि ये 10 जनवरी को हुआ था इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी, कोई मुझे बता सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस को कब अडॉप्ट किया गया था? ठीक है, मैं बता देता हूँ, जो 1949 में है उस राष्ट्रीय हिंदी दिवस को अडॉप्ट किया गया था। और जो आपका ये वाला है विश्व हिंदी दिवस, ये 1975 में पहली बार मतलब इसका सम्मेलन हुआ था, तो उसको इसलिए 10 दिसंबर को इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन ये 2006 से इसको मनाना शुरू किया है। तो इसका उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भाषा को, मतलब हिंदी भाषा को स्थापित करने का एक उद्देश्य भी है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि विश्व हिंदी जो सचिवालय है वो भारत में स्थित नहीं है, वो आपका स्थित है मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है। मॉरिशस है, फिजी है, एक बार मुझे क्लियर करके बता दीजिए, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट समिट होने वाली है 2023 में वो आपकी फिजी में होने वाली है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर 10 जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा कब शुरू की गई थी? अभी सरकार ने एक सर्विस शुरू की थी कुछ समय पहले, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, जिसमें ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। तो आपको ये बताना ये कब शुरू की गई थी, 2015, 2017, 2019 या 2021? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 2019, यानी इस जो आपकी सुविधा है, सर्विस है, इसको 2019 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो अभी हुआ क्या है कि अभी इन्होंने 8 करोड़ टेली परामर्श प्रदान करने का एक आंकड़ा पार किया है। मतलब इन्होंने जो टोटल आपको परामर्श दिए हैं ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से 8 करोड़ ये संख्या पहुंच गई है। इसलिए जो ये न्यूज़ है ये खबर में आ गई है, न्यूज़ में आ गई है, ये चर्चा में अभी रही है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने जो ओपीडी होता है आपका, जो डेली हम चेकअप कराते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर्स को, उसमें आपके 2,22,026 चिकित्सक यानी डॉक्टर्स हैं और विशेषज्ञ हैं। इन्होंने आपको लोगों को परामर्श दिया है और इसके माध्यम से ई संजीवनी का एक एप्लीकेशन बनाया है, पोर्टल बनाया गया है और इसमें 45,000 से ज़्यादा की आभा आईडी तैयार की गई हैं। और इसको जो कार्यान्वयन एजेंसी है आपकी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है और ये इसको मतलब इसको रूल करती है, इसको ई संजीवनी पोर्टल को, इसको। और देखा जाए तो इसको 2019 में शुरू किया गया था, 3 साल से भी कम में इन्होंने 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और सबसे इस प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करने वाले राज्य हैं उसमें सबसे टॉप में आता आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और गुजरात। ये हमने टॉप 10 जो स्टेट हैं आपके दिए हैं। तो ये ई संजीवनी आपको याद रखना है, 2019 में स्टार्ट हुआ है, अभी 8 करोड़ का इन्होंने आंकड़ा पार किया है और सबसे जो टॉप में राज्य वो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है आपका, ओरियन स्पेस एक यान है, ओरियन नाम है इसका। तो आपको ये बताना है ये किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है या ये किस एजेंसी से रिलेट करता है, नासा, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका नासा, यानी नासा ने इसको लॉन्च किया था, ये नासा से रिलेट करता है। ओरियन स्पेस क्राफ्ट है जो कि आपका चंद्रमा के लिए भेजा गया था और ये अभी वापस आ रहा है वहाँ से, इसलिए ये न्यूज़ अभी बनी हुई है चर्चा में। तो अभी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 के अंत में अंतरिक्ष यात्रियों को ओरियन मिशन पर ले जाने में मदद मिलेगी। मतलब हम अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सकते हैं इस आपकी स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से, तो इसलिए ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस किस मिशन के अंतर्गत, ये आर्टेमिस मिशन है आपका, आर्टेमिस मिशन है जिसके अंतर्गत इसको भेजा गया था। और आर्टेमिस जो मिशन है आपका 16 नवंबर 2022 को जॉर्ज कैनेडी जो आपका स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा अमेरिका में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और ये आपका कैप्सूल है चांद से 130 किलोमीटर ऊपर से, मतलब 130 किलोमीटर ऊपर तक गया था चांद से और फिर वहाँ से वापस आ रहा है। तो इसमें जो आपका, आप ओरियन की बात करते हैं तो ओरियन जो आपका है
ओरियन मल्टीपर्पज क्रू व्हीकल है, और जो स्पेसक्राफ्ट इसमें 2 से 6 मेंबर आपके आ जा सकते हैं, मतलब इसमें यात्रा कर सकते हैं, इनके लिए जगह है। अगर नासा के बारे में देखते हैं तो नासा का पूरा नाम आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में हमारे जो भारत में DRDO है उसकी भी स्थापना 1958 में की गई थी, जबकि इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नासा का वॉशिंगटन DC में है, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर आपके हैं बिल नेल्सन, जो आपके अभी इसके हेड हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका नासा, यानी नासा ने आपका ये ओरियन स्पेस यान भेजा है, मून के लिए भेजा था, वापस आ गया। तो किस मिशन के तहत? आर्टेमिस 1 मिशन के तहत। अगला प्रश्न है आपका, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? आपको ये बताना है वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किस सिटी में आपको मतलब इसको स्टार्ट किया गया, इनोग्रेट किया गया, और किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? अनुराग सिंह ठाकुर, जो आपके मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। तो ऑप्शन है आपके चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या हैदराबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका चेन्नई, यानी तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वो आपका सही आंसर है। तो ये आपके अनुराग सिंह ठाकुर हैं, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ड्रोन का जो रिमोट ड्रोन को पकड़े हुए हैं, और ये ड्रोन आपका इसमें एक मतलब आपका दिखाया गया है। तो इन्होंने अभी लॉन्च किया है इसको, और इसमें क्या होगा, जो गरुड़ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है ये 2 वर्ष में 1 लाख से भी ज़्यादा जो ड्रोन पायलट है उपलब्ध कराएगी। और इसको उन्होंने कहा है कि ये ड्रोन है आपके प्रौद्योगिकी या रक्षा, कृषि, बागवानी और सिनेमा के लिए बहुत आवश्यक होंगे। मतलब इससे हम बहुत सारी जगह पर इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कीटनाशक का छिड़काव करना है खेतों में तो हम इस ड्रोन को यूज कर सकते हैं, खेती में यूज कर सकते हैं, बागवानी में भी यूज कर सकते हैं, सिनेमा में मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करने में या वीडियोग्राफी करने में इसका यूज किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में भी इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ पर मतलब हम सर्विलांस रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बॉर्डर पे या फिर जो सेंसिटिव जोन है, जंगल है या नक्सलवाद जो एरिया है, उसमें हम भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस जो आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये आपका चेन्नई में शुरू किया गया है, इनॉग्रेट किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वुमेन्स लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? आपको बताना है। ऑप्शन से आपके मनसुख मंडाविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह या अनुराग सिंह ठाकुर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका इनॉग्रेट किया है। तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस है वुमेन्स लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस। इनमें जो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन है आपके नेशन के ग्रोथ में, उसका इसमें जिक्र किया गया कि वुमेन्स किस में लीड कर रही हैं अभी। तो अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है कॉन्फ्रेंस को। कॉन्फ्रेंस का नाम है आपका वुमेन्स लीडिंग चेंज हेल्थ इन साइंस, और ये आपकी 6 दिसंबर को आपकी इनॉग्रेट की गई थी। और इसमें इन्होंने देखा आइडेंटिफाई अटेनेबल पथवेज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर वुमेन्स इन इंडिया एंड द ग्लोबल हेल्थ इकोसिस्टम। मतलब जो हेल्थ का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, इसमें भारत और पूरे विश्व में बहुत सारी महिलाएं इसमें आगे आ रही हैं और इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो इन्होंने बोला है कि वुमेन्स आर नॉट ए सर्टेन पोजीशन, मतलब वो किसी एक निश्चित जगह पर नहीं, बल्कि बिकॉज दे आर वुमेन बट ड्यू टू देयर मैरिज इन एन इंडिविजुअल, दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट द हार्ड वर्क विच इज एनेबलिंग वुमेन टू लीड द वे फॉरवर्ड। मतलब इन्होंने बोला कि ये महिलाओं का हार्ड वर्क है जो कि महिलाओं को आगे लीड करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा। अगर इनका मंत्रालय पूछते हैं तो हम बता सकते हैं इसका मंत्रालय, इनका मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं आपके। अगला प्रश्न है आपका, टेक्टोनिक्स 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये अभी घोषणा की है सरकार ने। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या भोपाल। प्रश्न का सही आंसर है मुंबई।
ये जो आपकी भारत की, जिसको वाणिज्यिक राजधानी भी बोला जाता है, आर्थिक राजधानी बोला जाता है मुंबई को। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है। और जितने भी बैंक के हेड क्वार्टर है मोस्टली मुंबई में, अगर कुछ बैंकों का छोड़ दें तो देखते हैं। ये आपका टेक्टोनिक्स 2023 का उद्घाटन किया गया है और ये मुंबई में आयोजित होगी। कब से कब तक होगी? 22 से 24 फरवरी 2023 तक ये आयोजित होगी। ये है क्या टेक्ट्रॉन, जो टेक्नोटेक्स है? टेक्नोटेक्स एक्चुअली जो टेक्निकल आपके टेक्सटाइल होते हैं, मतलब जो टेक्निकल वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं जो इंडियन आर्मी यूज करती है, जैसे आपका जैकेट हो गया और भी बहुत सारे जो यूज करते हैं आपके टेक्सटाइल, तो उसमें आप इसमें क्षेत्र में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं भारत में। इसलिए बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनी है उनके सीईओ को, उन मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो बायर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सबको इस मीटिंग में बुलाया गया है। और एक दूसरे से मतलब जान सकें एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को, हम देख सकें कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है और भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सारी इसमें डिस्कस होने वाली हैं। और ये अभी मीटिंग मतलब ये होने वाली है आपकी 22 से 24 फरवरी 2023 में। तो ये मीटिंग आपकी होने वाली है मुंबई में। टेक्नोटेक्स टेक्नोटेक्स 2023 मीटिंग आपकी मुंबई में होगी और ये टेक्निकल जो टेक्सटाइल है उससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सोमा मंडल, डॉक्टर मनोज सोनी, अरुण कुमार सिंह या अजय माथुर? इस प्रश्न का सही आंसर है अरुण कुमार सिंह। यानी अरुण कुमार सिंह को अभी ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो आपका कॉरपोरेशन है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस प्रश्न में हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस जो आपको शायद ना पता हो वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, अरुण कुमार सिंह को इनका चेयरमैन बना दिया गया है और अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले ये आपके ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी जो बीपीसीएल है, इसके चेयरमैन रह चुके हैं, अभी रिटायर हो गए थे कुछ दिन से। तो इनको अभी ओएनजीसी का अध्यक्ष बना दिया गया। आपको बता दें कि जो ओएनजीसी का अध्यक्ष का पद है वो अप्रैल 2021 से खाली है, क्योंकि अप्रैल जो 2021 में इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष थी अलका मित्तल को बनाया गया था। और अलका मित्तल जब वहाँ से मतलब अपने पद से उनको छोड़ दिया, मतलब इसको रिटायर हो गई, उसके बाद से ये पद खाली था, इसका कार्यभार दूसरे संभाल रहे थे और अभी इनको बना दिया गया चेयरमैन अरुण कुमार सिंह। ये आपके अरुण कुमार सिंह हैं। तो आपकी जो ये ओएनजीसी है, ये एक महारत्न कंपनी है। आपके देखा होगा, आपने नाम सुना होगा महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न कंपनी आपकी भारत में कुल 11 हैं, पहले 10 थी और अभी जो लेटेस्ट में पावर जो आपकी ग्रेड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये जो 9वें नंबर पे लिखी है, ये क्रम मतलब ऊपर नीचे हो गया है। तो ये पावर फाइनेंस कंपनी है, ये 11वें नंबर की अपनी कंपनी है, जिसको अभी हाल ही में 2020-21 में इसको दर्जा दिया गया महारत्न का। और नवरत्न कंपनी आपकी 14 है, अभी 13 हैं, पहले 14 थी, क्योंकि पीएफसी इसमें थी और ये 10 थी, वो 11 हो गई हैं। ये 14 थी, ये 13 हो गई हैं। और मिनी रत्न कंपनी आपकी 74 है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, पिछली बार आरआरबी में एक एग्जाम पूछा गया था कि 4 ऑप्शंस दिए थे, एचएएल था, बीएचईएल था, आपका बीपीसीएल था और एक कंपनी थी, उससे पूछा था इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है। तो जिनका टर्नओवर आपका 25,000 3 साल से मतलब उनका ज़्यादा, पहले हम नाम देख लेते फिर उनके बारे में कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी आप कंपनी आपकी महारत्न कंपनी है, कौन सी नवरत्न है और कौन सी मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, तो आपकी कुछ महारत्न कंपनी जो आपकी 11 की 11 है, बीएचईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसके अलावा आपकी बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड आपकी है, गेल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल है आपकी, उसके अलावा आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, एनटीपीसी आपका नॉर्मल जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, वो भी आपकी महारत्न कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी जिसमें अभी अपने चर्चा की थी, उसका पीएफसी, इसको शॉर्ट में पीएफसी बोला जाता है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपकी महारत्न कंपनी है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, जिसकी अभी अध्यक्ष सोमा मंडल जी हैं, वो ये कंपनी आपकी महारत्न कंपनी है। और टोटल कंपनी कितनी है? 11, नवरत्न कंपनी है आपकी 13 और मिनी रत्न कंपनी आपकी है 74। तो महारत्न कंपनी क्या होती है हम देखते हैं। महारत्न कंपनी आपकी जिसका एनुअल जो एवरेज टर्नओवर है 3 साल का वो कम से कम 25,000 करोड़ का होना चाहिए और जिसकी नेटवर्थ है एनुअल
वो आपकी 15,000 होनी चाहिए, 15,000 करोड़ से प्लस होनी चाहिए, और ये 3 साल के लिए दिया जाता है। और एवरेज जो एनुअल प्रॉफिट है 3 साल के लिए वो कम से कम 5,000 करोड़ का होना चाहिए। अगर ये सारे मतलब रूल फॉलो करते हैं, ये सारी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तो कंपनी को आपको महारत्न कंपनी कहा जाता है। उसके अलावा नवरत्न कंपनी को देखते हैं तो इसमें दिया गया है कुछ आपके 6 मतलब प्लेटफॉर्म है, पैरामीटर्स हैं। अगर इनको फुल करती हैं, मतलब इनको जो रैंक है वो कम से कम इनका 60% इनको अचीव करना चाहिए। जो इनके जैसे नेट प्रॉफिट हो गया, कितना जो है मैन पावर है आपका, प्रॉफिट है आपका, इंटरसेक्शनल परफॉर्मेंस है, अर्निंग पर शेयर कितना है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर जो 6 कैटेगरी हैं इसकी, अगर इसको फॉलो करती हैं, इसका 60% ये अचीव करती हैं, तो उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और ये आपकी वर्तमान में 13 है, पहले 14 थी, अभी 13 हो गई हैं। और अगर मिनी रत्न कंपनी देखते हैं तो मिनी रत्न कंपनी का जो टर्नओवर मोस्टली जो रहता है 30 करोड़ का, अगर इससे प्रॉफिट करते हैं आपका, तो ये लास्ट 3 साल में 30 करोड़ तक का प्रॉफिट करती हैं, तो ये आपकी मिनी रत्न कंपनी में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी के बारे में। तो जो आपके हमने आपको दी है, काफ़ी रिसर्च करके इसको हम लेके आए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर आपका अरुण कुमार सिंह हो जाएगा। सोमा मंडल मैंने बताया अभी कि SAIL यानी सेल जो अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है इसकी हेड है, अभी भी इसकी हेड है। और डॉक्टर मनोज सिंह जो सोनी है ये UPSC के आपके हेड बनाए गए थे, चेयरमैन बनाए गए थे, अभी हमने कुछ लास्ट वीक में पढ़ा था आपको। उसके अलावा अजय माथुर है, ये आपके ISA, आपको ISA के बारे में हम किसी दिन बताएंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका भारत में हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में, ये इसके हेड है अभी अजय माथुर। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विमानन नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर या 1 दिसंबर? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 7 दिसंबर, यानी 7 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। तो ये आपका 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे है। और इसको कौन मनाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO। और इसकी अभी रैंकिंग आई थी जिसमें भारत को 48 रैंक दी गई थी, ठीक है। और इसमें आपको टॉप किसने किया था आप मुझे बता दीजिए। टॉप सिंगापुर ने किया था शायद, देख लीजिए एक बार, कंफर्म कर लीजिए। तो ये जो इसकी थीम रखी गई है इस डे की, तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट इसकी थीम रखी गई है। और ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सिविल एविएशन डे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को, मतलब किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? आपको बैटिंग कोच बताना है। जो विमेंस क्रिकेट है आपका इंडिया का, उसमें H कानाटिकर, भरत अरोड़, रमेश पवार, राहुल द्रविड़। इस प्रश्न का सही आंसर है H कानिटकर। इनको अभी बैटिंग कोच बना दिया गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। तो ये आपके कनेक्टर हैं और इनको, ये पहले इंडियन क्रिकेटर हैं, मतलब ये पहले इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं। इनको अभी जो आपकी वीमेन सीनियर टीम है इनका आपको हेड कोच, बैटिंग कोच बना दिया गया है। और अभी एक T20 इंटरनेशनल सीरीज होने वाली है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उनसे पहले इनको अपॉइंट किया गया है। और उसके अलावा इनको कनेक्ट कर को देखें हम, तो इन्होंने 1997 में ODI में डेब्यू किया था और 34 आपके मैचेस खेले हैं 2000 तक, और जिसमें उन्होंने रन भी मतलब बहुत कम बनाए थे, और 2 टेस्ट भी इन्होंने अपने लाइफ में खेले हैं। इन्होंने मतलब इंटरनेशनल लेवल पर रन कम बनाए हैं, लेकिन उन्होंने अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं, तो इसीलिए इनको अपॉइंट किया गया। आप इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास दोनों देखा जाता है। अगर आपका फर्स्ट क्लास में भी स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छे जो पोस्ट हैं वो प्रोवाइड की जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इन्होंने 1 मैच खेला है, 2 मैच खेले हैं, 10 मैच खेले हैं, और फिर भी इनको हेड क्यों बना दिया गया, तो वो लिस्ट ए को भी काउंट किया जाता है। लिस्ट ए में अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको किसी अच्छे पद पे अपॉइंट कर दिया जाता है। और इसको अपॉइंट किया BCCI ने, तो BCCI का जो फुल फॉर्म है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वर्तमान में रोजर बिन्नी है। इसको 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और मुंबई में भी वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा H कनेक्टिकर। अगला प्रश्न आपका संविधान से है। आपको बताना है संपत्ति का जो अधिकार है
उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपको ये बताना है कि ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था इसको बनाने के लिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बना दिया गया है। 42nd, 44th, 10th या 101। प्रश्न का सही आंसर है 44th। 1978 में इसको किया गया था। तो 1978 में जो संविधान संशोधन किया गया था, संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था और मौलिक अधिकार में ये कौन से नंबर पे था? 31वें नंबर पे। यानी अनुच्छेद जो 31 था वो एक मौलिक अधिकार था और वह उसको हटा करके अभी इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300A में रख दिया गया है। यानी संपत्ति का अधिकार आपका लीगल राइट है और वो किस अनुच्छेद में आता है? आपका अनुच्छेद 300A में आता है। तो ये इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? पहला, कब किया गया था? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन है? 44th। कहाँ से हटाया गया है? अनुच्छेद 31 से। कहाँ रखा गया है? 300A में। यानी 1, 2, 3, 4 आपकी जो इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आपका 44 हो जाएगा। 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केसवाला, जिसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था है और भी सारी। हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो पूरे इसको हम पढ़ेंगे। 10वां आपका दल बदल से संबंधित है और 101 आपका जीएसटी से रिलेट करता है। तो आज का जो हमने संगठन लिया है वो एक वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक को हमने लिया है। विश्व बैंक की स्थापना देखते हैं तो 1944 में की गई थी। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है और इस दोनों का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में है। अभी जो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है आपके डेविड मालपास हैं और ये ब्रेडन बुश जो सम्मेलन हुआ था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। तो ये क्या काम करता है? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपका प्रोवाइड करता है लोन्स को। ठीक है, तो किसको? जो भी सरकारी जो योजनाएं होती हैं गरीब देशों की, उनको फंडिंग करने के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। और इसमें कुल अभी 189 आपके मेंबर स्टेट हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके उद्देश्य जो है आपके टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब जो बृहद आपकी गरीबी है उसको कम करना है, ख़त्म करना है। उसके अलावा आपका शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता जो है आपको उसको प्रमोट करना है। तो ये आपका क्या है? इसकी देखिए, बैंक जो वर्ल्ड बैंक है ये कोई आपकी मतलब एक बैंक नहीं है, ये 5 जो आपके संस्थाएं हैं उनका एक ग्रुप है। ये पांचों बैंकों के हम मोस्टली एक जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक संस्था है, जैसे आपकी एसबीआई है, आरबीआई है, ये एक एक संस्थाएं हैं। लेकिन आपकी जो वर्ल्ड बैंक है कोई एक बैंक नहीं है, ये 5 बैंकों की एक संस्था है जिसको विश्व बैंक कहा जाता है। और ये पांचों बैंक मैंने यहाँ पर नोट किए, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। लोगों को लगता है कि वर्ल्ड बैंक एक मतलब एक बैंक है, लेकिन ये 5 बैंकों की एक संस्था है जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ये संस्था में आपकी IBRD और इसके अलावा IDA, IFC, MIGA और ICSID, ये 5 संस्थाएं जिसकी मैंने फुल फॉर्म भी आगे लिखी है। IBRD द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब ये जो रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए फंड करता है। उसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके अलावा IFC आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA बोले तो द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये आपकी 5 संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करती हैं। विश्व बैंक कोई एक संस्था मतलब एक बैंक नहीं है, ये 5 इंस्टीट्यूट का एक मतलब एक ग्रुप है। हम कुछ वन लाइनर न्यूज देखते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट का भी जो शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है 7 दिसंबर से और ये 17 दिन चलने वाला है और ये 29 दिसंबर तक चलेगा आपका 2022 में। उसके अलावा जो विश्व बैंक है इसने चालू वित्त वर्ष में आपकी जो भारत की विकास दर है उसका अनुमान बढ़ा करके 6.9% कर दिया है। अगर चालू वित्त वर्ष की बात करें तो आपका जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष रहता है। उसके अलावा अभी एक तूफान मैंडोस बन रहा है आपका अंडमान, जो दक्षिण अंडमान सागर है वहाँ पर एक आपका तूफान बन रहा है। इसकी अभी जो भारतीय मौसम विभाग ने उसने सूचना दी है और उसके उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की आशंका है। मौसम विज्ञान ने बताया है कि चक्रवात के कारण तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ भागों में हल्की सी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा जो दिल्ली सरकार है
उसने 9 दिसंबर से आपके दिल्ली में BS3 और BS4 यानी BS3 आपके पेट्रोल वाले वाहन है और BS4 आपके डीजल वाले वाहन को जो फोर व्हीलर हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि दिल्ली में जो अभी AQI इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 400 क्रॉस कर रहा है, वहाँ पर बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर जारी किया है अभी कि 9 तारीख के बाद, 9 दिसंबर के बाद जो BS3 पेट्रोल के वाहन है और BS4 डीजल के वाहन है उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इस कंटेंट को लाने के लिए। हमारे एक सर हैं RK यादव सर, उन्होंने भी इस कंटेंट को प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प की है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। तो आपका प्रश्न है आज का, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं पता तो आपके पीछे वीडियो जाकर देख लीजिए और उनमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, कुछ अनोखे जो अच्छे प्रश्नों के सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।